नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के मौलिक अधिकारों की। लेकिन रुकिए, ये कहानी संविधान की किताबों से नहीं, बल्कि भारत के घने जंगलों से शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये वो कहानी है जमीन और पहचान के उस संघर्ष की, जिसने हमारे आज के लोकतांत्रिक अधिकारों को, आप कह सकते हैं, जन्म दिया। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब सत्ता या कोई भी ताकत अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे, तो एक आम इंसान को कौन बचाता है, क्या बचाता है? इसी सवाल के जवाब में हमारे आज के विषय का सार छिपा है। तो इस सवाल का जवाब एक शब्द में है, अधिकार, राइट्स। पर ये अधिकार आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ कुछ शब्द हैं? नहीं, ये किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी वादा है। अच्छा, तो ये अधिकार होते क्या हैं? देखिए, इसे एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से समझ सकते हैं। आज़ादी प्लस सुरक्षा प्लस समानता, मतलब अपनी बात कहने की आज़ादी, सरकार की मनमानी से सुरक्षा और कानून की नज़र में सबकी बराबरी। बस यही तीन चीज़ें मिलकर हमारे अधिकारों की नींव बनती हैं। अब अधिकारों की इस पूरी कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। चलिए चलते हैं उस दौर में जब लाखों भारतीयों के लिए जंगल सिर्फ जंगल नहीं थे, बल्कि उनकी पूरी दुनिया थे। सोचिए, आदिवासी समुदाय, झूम खेती करने वाले लोग, चरवाहे, इन सबकी जिंदगी पूरी की पूरी जंगल पर ही तो टिकी थी। जंगल उनके लिए कोई रिसोर्स नहीं था, वो उनकी संस्कृति थी, उनकी पहचान थी, उनके जीने का आधार था। लेकिन फिर तस्वीर में एक नया नजरिया आता है, अंग्रेजी साम्राज्य का नजरिया। और उनके लिए ये जंगल घर नहीं थे, उनके लिए ये एक फैक्ट्री थे, एक ऐसी जगह जहां से अपनी इंडस्ट्री और अपने विस्तार के लिए सस्ता कच्चा माल निकाला जा सकता है। बस इन्हीं दो नजरियों का टकराव आने वाले संघर्ष की असली जड़ बना। और इसी टकराव का नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य ने अपने नियम बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने धीरे धीरे भारत के जंगलों पर अपना पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब इस कंट्रोल के पीछे वजह थी औद्योगिक क्रांति की भूख। देखिए, रॉयल नेवी के जहाज़ों के लिए बेशुमार लकड़ी चाहिए थी, फैक्ट्रियों के लिए ईंधन चाहिए था, और सबसे बढ़कर पूरे भारत में जो रेलवे लाइनें बिछ रही थीं, उनके लिए तो लकड़ी का कोई हिसाब ही नहीं था। और हाँ, चाय कॉफी के बागानों के लिए भी तो जमीन चाहिए थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1760। ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। जानते हैं ये क्या है? ये लकड़ी के उन स्लीपर्स की संख्या है जो सिर्फ 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए लगते थे। अब जरा अंदाजा लगाइए, पूरे देश में हजारों किलोमीटर ट्रैक बिछाने के लिए कितने जंगल साफ कर दिए गए होंगे। अब इस पूरी लूट को एक कानूनी शक्ल भी तो देनी थी, है ना? तो 1878 में लाया गया एक बहुत ही सख्त वन अधिनियम। इसने क्या किया? इसने जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया, और जो सबसे घने, सबसे कीमती जंगल थे, उन्हें आरक्षित यानी रिजर्व्ड घोषित कर दिया। मतलब वहां आम लोगों की एंट्री ही बैन हो गई। सोचिए, इस एक कानून ने रातों रात लाखों लोगों को उनके पुरखों की जमीन से ही बेदखल कर दिया। और इन नए कानूनों का असर इतना गहरा हुआ कि जो चीजें सदियों से लोगों की जिंदगी का हिस्सा थीं, वो अचानक रातों रात अपराध बन गईं। इस एक लाइन में ना उस दौर का पूरा दर्द समझ आता है। जरा सोच कर देखिए, जिस जंगल को वो अपना घर मानते थे, पीढ़ियों से जहां रहते आए थे, उसी घर में उनका रहना अब गैर कानूनी हो गया था। लकड़ी काटना, शिकार करना, अपने मवेशी चराना, सब कुछ अपराध था। इसका एक क्लासिक उदाहरण है झूम खेती। देखिए, सदियों से ये खेती करने का एक टिकाऊ तरीका माना जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे विनाशकारी बताकर बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे वो कीमती लकड़ी जल जाती है जिसे वो बाजार में बेच सकते थे। और पता है उन्होंने इस पूरे सिस्टम को नाम क्या दिया? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, जैसे कोई बहुत वैज्ञानिक चीज हो। पर सच तो ये है कि इसका साइंस से कोई लेना देना था ही नहीं। इसका लेना देना था एक फैक्ट्री से। मतलब कुदरती तरह तरह के पेड़ों वाले जंगलों को साफ करो और उनकी जगह एक ही किस्म के पेड़ जैसे सागौन या चीड़ सीधी लाइनों में लगा दो। क्यों? ताकि उन्हें काटना और गिनना आसान हो जाए, बस। और इस तथाकथित वैज्ञानिक तरीके का नतीजा भयानक।
जंगल की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, जानवरों के घर उजड़ गए और जमीन का कटाव बढ़ने लगा। और इसका सबसे भारी बोझ पड़ा महिलाओं पर, जिन्हें अब जलावन और पानी के लिए मीलों दूर भटकना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इस जबरदस्त दमन और अन्याय ने एक जबरदस्त प्रतिरोध को जन्म दिया, और इसी संघर्ष की आग में हमारे मौलिक अधिकारों की नींव पड़ी। लोगों ने ये सब चुपचाप सहा नहीं। संथाल विद्रोह से लेकर बस्तर के मशहूर विद्रोह तक पूरे देश में लोगों ने इन काले कानूनों का जमकर विरोध किया। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष था, जिसने हमारी आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। तो जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तो हमारे नेताओं को ये सारा संघर्ष अच्छी तरह याद था। वो ये पक्का करना चाहते थे कि आज़ाद भारत में किसी भी सरकार के पास ऐसी बेलगाम शक्ति न हो। और यहीं से जन्म हुआ संवैधानिक उपचारों के अधिकार का, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। और ये जो 6 मौलिक अधिकार बने ना, ये उस हर अन्याय का सीधा सीधा जवाब थे। देखिए कैसे। जो मनमाने वन कानून थे, उनके खिलाफ मिला समानता का अधिकार। जंगलों में आने जाने, रहने और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने पर जो रोक लगी थी, उसके खिलाफ मिला स्वतंत्रता का अधिकार। और वन विभाग जो जबरदस्ती मजदूरी करवाता था, बेगारी करवाता था, उसके खिलाफ आया शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब हर एक अधिकार के पीछे संघर्ष की एक बहुत लंबी कहानी है। और सबसे जरूरी बात, ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हुए खोखले शब्द नहीं हैं, ये न्यायोचित हैं। मतलब अगर सरकार इनका उल्लंघन करती है, तो कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये वही सुरक्षा है जिसका वादा डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भारत की अधिकार कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा विचार हैं, जो समय के साथ लगातार विकसित होते रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन अधिकारों का दायरा समय के साथ बढ़ता गया है। आज जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान से जीना है, जिसमें साफ हवा, पानी का अधिकार भी शामिल है। बाद में इसमें शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार जैसे नए और बेहद जरूरी अधिकार भी जोड़े गए। तो घूम फिर कर हम वापस अपने उसी शुरुआती सवाल पर आ गए। जंगलों से शुरू हुई ये यात्रा हमें एक बात तो साफ साफ बताती है कि अधिकार संघर्ष से पैदा होते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी उतना ही जरूरी है कि एक अधिकार किताब में तो लिख दिया जाता है, पर वो असल में जिंदा कहाँ रहता है। शायद इसका जवाब हम सबकी जागरूकता में और हमारी जिम्मेदारी में ही छिपा है।